हेलो बच्चों, हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आ जाइए बेटा, आ जाइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो अंकिता जी, हेलो गुलफाम राना, हेलो शिवा, हेलो शिवम, हेलो अंकिता जी, हेलो संदीप, हेलो गुंजन, हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप सब? हेलो वंदना जी, हेलो धर्मेंद्र, हेलो श्वेता, अलका, संदीप। ओके, तो बेटा सबसे पहले तो आपका पेपर बना दिया है मैंने, ओके, और उसमें केमिकल बॉन्डिंग और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोल राउश के नियम तक टॉपिक दिए हैं। ओके, केमिकल बॉन्डिंग और कोल राउश के नियम तक टॉपिक दिए हैं। हाँ जी, ओके। मयंक ठाकुर, गुड इवनिंग। हाँ बेटा, एक नया बैच दिखाई दे रहा होगा आपके फोन में, ठीक है, वो आपके साथ एज अ फ्री दिया जा रहा है आपको। हेलो जय श्री कृष्णा जी, जय कृष्णा, आ जाओ। कल सुबह क्लास होगी क्या? कल सुबह क्या है? कल कोई क्लास नहीं है बेटा। ओके, गुड इवनिंग। हेलो नौशाद, हेलो वैभव, शिवानी, मंताशा। ओके, हेलो राधे राधे बेटा, हेलो वंदना जी, जोसेफ, हेलो, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ओके, हाँ जी, गुड इवनिंग बेटा आयशा, हेलो नैन्सी, गुड इवनिंग। हेलो सोनी, दीपक, पायल, बनीता, आयशा, गुड इवनिंग। कल की छुट्टी नहीं है यार, नहीं है, कल की छुट्टी नहीं है बेटा। कल मॉर्निंग में कर सकते हैं क्या क्लास? नहीं, इवनिंग में ही रहेगी क्लास तो। हाँ जी, सिया, हेलो विनीत। हिटार्फ संख्या बेटा आगे आ जाएगा, भी पढ़ लेंगे हिटार्फ संख्या, ठीक है। हेलो, बायोलॉजी की नहीं आई है बेटा, आ जाएगी, बायोलॉजी की भी आ जाएगी। गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ है, एकदम मस्त है बेटा। कल कोई आपकी छुट्टी वगैरह नहीं है, अगर होगी तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। अब बात करते हैं यहाँ पर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें करने वाले हैं। पहली बात तो आज हम क्वेश्चन लगाएंगे बहुत सारे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहली बात तो यार आज है हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 और आज हम यहाँ पे चालकता वाला पोर्शन कर देंगे फिनिश। ओके, तो लेक्चर नंबर 4 है, तो इसमें हम पढ़ रहे थे कोल राउश का नियम और इलेक्ट्रोड विभव, फिर यहां पर पढ़ेंगे। हाँ जी, ठीक है। ओके, अब यहां पर यार देखो, तुम आरएम बैच वाले बच्चे हो तो बेटा आपको फ्री में दे दिया गया है आरएम 3.0, जिसमें रिकॉर्डेड क्लासेस चलेगी, तो आपको वो चाहिए हो तो आप वो वाली क्लासेस भी देख सकते हो। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से यहां पर। हाँ, हम बात कर रहे थे आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम, कोल राउश का नियम। तो हमने ये पढ़ा था बेटा कि अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य पूर्णतया आयनित हो जाते हैं और हर एक आयन का विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता में एक निश्चित योगदान होता है। एक आयन की तुल्यांकी चालकता पर दूसरे आयन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, और किसी भी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता धनायन के कारण एवं ऋणायन के कारण अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होती है। इतनी बातें हमने देख ली थी, समझ ली थी, सीख ली थी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेमड़ा EQ फाइंड आउट करना चाहूं अनंत तनुता पर, किसके लिए? सोडियम एसीटेट के लिए, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा बेटा कि इसमें जो धनायन है, इसमें जो ऋणायन है, उसके कारण तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर आएगी। ओके, तो यहां पर लेमड़ा EQ एट इंफिनिटी धनायन के कारण प्लस उसमें जो ऋणायन रहेगा लेमड़ा EQ एट इंफिनिटी, इसमें जो ऋणायन रहेगा एसीटेट आयन, उसके कारण। तो ये आप इस तरीके से तुल्यांकी चालकताओं को लिख सकते थे। हाँ, कल का क्वेश्चन भी करेंगे बेटा। ओके, और अगर सपोज करो, मान लो इसके अलावा अगर आपको मोलर चालकता लिखनी हो तो साथ में उनके आयनों की संख्या को भी देखना होता है। सेम अगर मैं यहां पर लेमड़ा M लिखूं एट इंफिनिटी H2SO4 के लिए, तो H2SO4 के लिए अगर मैं मोलर चालकता लिखूंगा तो मोलर चालकता में तो हमें आयनों की संख्या को भी यूज करना पड़ेगा।
H2SO4 2 H प्लस आयन देगा, एक सल्फेट आयन देगा, तो क्या यहां पर ट्वाइस कर देंगे हम मोलर चालकता अनंत अनुता पर H प्लस के कारण, प्लस यहां पर हम लिखेंगे लेमड़ा अनंत अनुता पर, यहां पर लेमड़ा M कहा H सल्फेट आयन के कारण। तो इस तरीके से यहां पर हाँ, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने ये सारी बातें क्लियर कर ली थी। अरे अगर आपको तुल्यांकी चालकता लिखनी हो किसी की, मोलर चालकता लिखनी हो किसी की, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसके लिए अगर मैं मोलर चालकता लिखता तो कोई दिक्कत, तुल्यांकी चालकता लिखता तो मैं यहां पर कोई संख्या नहीं लिखता, सिंपल सा यहां पर लेमड़ा EQ एट इंफिनिटी H प्लस आयन के कारण, और यहां पर आया था लेमड़ा EQ एट इंफिनिटी सल्फेट आयन के कारण। तो इतनी बात हमारी हो चुकी थी। नौशाद थैंक यू बेटा, ये रिवीजन है। ओके, अब जरा देखो ध्यान से बेटा, प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन आया था ना, उस क्वेश्चन को मैं यहां पे जरूर क्लियर करवाना चाहूंगा आपका डाउट, क्योंकि डाउट रहेगा तो फिर दिक्कत रहेगी, है ना। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले L/A का मान निकाल लिया था, वो 129 मीटर इनवर्स में आ गया था, हाँ या ना। फिर मैंने वो पहले वाले विलयन के लिए जब पहला वाला विद्युत अपघट्य डाला था तो L/A का मान इतना आया। अब दूसरा विद्युत अपघट्य उसी विलयन में है, तो इलेक्ट्रोड भी वही है और विलयन का आयतन भी वही है, तो क्षेत्रफल भी वही है, तो उसमें तो कोई वेरिएशन नहीं आया था। बस यहां पर कप्पा डैश इसमें चेंज आएगा, क्योंकि उसका प्रतिरोध अलग अलग है। तो यहां पर ये कप्पा डैश 1/R L/A ये हमने सोल्व किया था। R का मान ये वाला था दूसरे विलयन के लिए। तो यहां पर जब हमने इसको सोल्व किया था 520 और ये आ गया था 129, इसको सोल्व करके बता दिया था आपने 0.248 ये आ गया था, ठीक है। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.248 सीमेन मीटर इनवर्स में। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन हमें यहां पर क्या ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करनी थी यहां पर मोलर चालकता। तो मोलर चालकता ज्ञात करने का बेटा, मोलर चालकता ज्ञात करने का फॉर्मूला था कप्पा डैश गुणा 1000 बटे में M। ये 1000 कब आता था, जब हम लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलते थे, जब लीटर को हम सेंटीमीटर क्यूब में बदल दिए थे। यस और नो। यहां पर यह जो फॉर्मूला लगता था ये तब लगता था जब हम सेंटीमीटर क्यूब में आयतन को लेते थे, मतलब जब हमें लीटर में दे रखा होता था आयतन, हमने ऑलरेडी उसको कन्वर्ट कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं आती थी, हम इसमें आराम से रख सकते थे। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि यार हम 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर जानते हैं 10⁻⁻6 मीटर क्यूब होता है, ये मैं आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में। ओके, तो यहां पर जो 1000 लिखा था ना वो सेंटीमीटर क्यूब में लिखा था। जैसे अगर मैं आपको बताऊं बेटा, अगर जब हम सांद्रता ज्ञात करते थे नीचे आयतन आता था लीटर में, ml में बदलते थे तो 1000 से गुणा करते थे। तो जब हम यहां पर बटे में भाग लगा देते लीटर में आयतन, और अगर ml में दे रखा होता तो वहां पे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से गुणा करते थे। तो यहां पर यह जो 1000 लगाया था हमने सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए लगाया था, लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए लगाया था। लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब न दे करके क्वेश्चन में सेंटीमीटर में न दे करके किस में दे रखा है बेटा, सारा का सारा खेल मीटर 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 में दे रखा है, हाँ या ना। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर मोलरता की इकाई क्या होती थी, मोलरता की इकाई क्या होती थी, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, या फिर मोल पर हमने सेंटीमीटर क्यूब भी लिखा। जब हम सेंटीमीटर क्यूब लगा रहे थे तो हमने किससे गुणा किया था, 10⁻³ बोले तो 1000 से गुणा किया था। और अगर मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहूंगा
तो मुझे पता है कि यार 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना होता है। तो 1 लीटर को जब हमने सेंटीमीटर में बदला था तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब से गुणा किया था। और अगर मैं 1 लीटर को मीटर में बदलना चाहता हूं ताकि यहां पे मात्रक मीटर मीटर आ सके, तो मैं जानता हूं कि यार 1 सेंटीमीटर में इतना होता है। तो मीटर क्यूब में बदलने के लिए बेटा मैं यहां पर 10 की घात 3 ये 1000, इसको 10 की घात -6 से गुणा कर दूंगा ताकि मीटर क्यूब में बदल जाए और 1 लीटर में मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगा, 1 लीटर में डायरेक्ट मेरे पास ये मान आ जाएगा यहां पे निकल करके 10 की घात -3 मीटर क्यूब। तो इस तरीके से आप यहां पर डील कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं यहां पे ऑलरेडी सेंटीमीटर में तो कन्वर्ट कर चुका हूं, मुझे मीटर में सबके आंसर निकालने थे, इसलिए मैं यहां पर क्या करूंगा, बस यहां पर मैं एक बार ना 10 की घात -6 से गुणा करूंगा ताकि मेरा जो भी आंसर आएगा वो फिर मीटर के हिसाब से आ जाएगा। गॉट इट? क्योंकि यहां पर जो कप्पा है वो ऑलरेडी हमने मीटर में लिया हुआ है, तो हमें यहां पर जो मोलरता वाला मात्रक है उसको भी यहां पर जो ये हम इसका मात्रक अगर हम मोल पर मीटर क्यूब लेना चाह रहे हैं तो ऊपर चला करके वो 10 की घात वो मीटर क्यूब ऊपर चला करके -3 का हो जाएगा जब हम इस तरीके से लिखेंगे। तो यहां पर जरा देखो ध्यान से, इस राशि को आपको हल करना है। जरा देखिए कप्पा डैश का मान ये दे रखा है 0.248, ये 10 की घात 3, ये 10 की घात -6, 10 की घात -3 बच जाएगा। और मोलरता आपको नई मोलरता दे रखी है 0.02, 0.02 ये दे रखा था बेटा। ओके, तो तब जाकर के आपका मात्रक सीमेन नीचे मीटर क्यूब था, ऊपर जाकर के माइनस में हो गया था। ठीक है, ओके, यहां पर इस तरीके से फिर यहां ऊपर सॉरी नीचे था ना ये मोल पर मीटर क्यूब या मोल मीटर की पावर -3 ऊपर जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा और फिर ऊपर ऑलरेडी -1 है तो ये मीटर स्क्वायर में आ गया। ओके, सीमेन मीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स ये इसका मात्रक बनेगा, ये इसका मात्रक बनेगा, तब जाकर के यहां पर इस मात्रक में कन्वर्ट हो पाएगा। तो बस आपको यहां पे सिंपल सी थोड़ी सी एक ट्रिकी सी बात थी, सिंपल तो नहीं थी, थोड़ी सी ट्रिकी थी कि यार हम जब मोलरता निकालते हैं तो मोल पर लीटर में निकाले, हम ये निकाले। ठीक है, और याद करो जब अगर हमें एमएल में कन्वर्ट करना होता तो 1000 से गुणा करते थे। अरे एमएल में लिखो या सेंटीमीटर क्यूब में लिखो, बात तो एक ही है क्योंकि दोनों तो बराबर ही है। मोल पर एमएल में लिखो या सेंटीमीटर क्यूब में लिखो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 एमएल के बराबर होता है, पढ़ा हुआ है शुरुआत में। तो जब हम एमएल में कन्वर्ट करते थे तो 1000 से गुणा करते थे। सेम उसी तरीके से जब हमने सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया तो 1000 से गुणा किया, लेकिन यहां पे मीटर का भी काम आ रहा है। तो यार मैं इस सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदल लेता हूं। तो हमें यह पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 की घात -6 होते हैं। तो जब हमने वहां पे 1000 सेंटीमीटर क्यूब से गुणा किया तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गए। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इतने के बराबर, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब कितने मीटर क्यूब के बराबर, तो फिर 10 की घात -6 हमें ये लाना पड़ा। ठीक है, तो ये वाला सिलसिला आपको देखना है, बाकी तो फिर अब आपको यहां पर आराम से ये क्लियर अब हो जाएगा। हाँ जी, तो अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर जब अपन इसको कट पिट करेंगे, जब इसको काटेंगे पिटेंगे तो ये आ जाएगा 2 से कट जाएगा 248 124 बार, तो ये आ जाएगा 1 हटेगा, 2 जीरो नीचे लग 3 जीरो नीचे लग जाएगा। ठीक है, 2 जीरो ऊपर लग जाएगा। ओके, तो ये कट गया यहां पर 124 बार, 124 यहां पर हो चुका है। ठीक है, 10 की घात -6, 10 की घात -4 बच जाएगा सिंपल, 10 की घात -4 सीमेन मीटर स्क्वायर, और यहां पर ये आ जाएगा मोल इनवर्स, ये आ जाएगा बेटा। एक बार यहां पे इस चीज को समझ लेंगे आप, एक बार आप इस चीज को समझ लेंगे बेटा, एक बार इस चीज को समझ लेंगे आप एक बार।
ओके ओके ओके, हाँ जी। एक बार जरा देखो ध्यान से, मैं और बता देता हूं, एक बार मैं अपनी तरफ से और बता देता हूं बेटा, एक बार मैं अपनी तरफ से और बता देता हूं कि यार हम मोलरता लेते थे मोल पर लीटर में, लेकिन हमने 1000 से गुणा किया था। याद करो जब हमने मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता पढ़ी थी तो 1000 से गुणा किया था, तब मात्रक में उनके मीटर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर आया था, याद करो सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। हाँ, ये चैप्टर 1 में पढ़ाया था बेटा, आयशा चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था। तो उसीलिए मैं यहां पे बोल रहा हूं कि जब हमने सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया तो 1000 से गुणा किया, और मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए फिर 10 की घात -6 से गुणा करते हैं, तो ये 1 लीटर में 10 की घात -3 आ जाता है, उस तरीके से। ओके, क्लियर? ओके, अब जरा देखो ध्यान से यहां पर कुछ बातें और। फिर मैंने आपको एक कल वाले में क्वेश्चन दिया, ये आपका लेक्चर नंबर 3 का होमवर्क। बाकी क्वेश्चंस तो आपके बन गए होंगे बेटा, बाकी क्वेश्चंस तो आपके बन गए होंगे। एन ब्यूटेरिक अम्ल का वियोजन स्थिरांक। अब ये वियोजन स्थिरांक क्या होता है ये भी हमने पढ़ा नहीं। वियोजन स्थिरांक होता है Ka, वियोजन स्थिरांक होता है Ka, इसी को बोलते हैं वियोजन स्थिरांक। ये आज हम पढ़ेंगे फिर करेंगे, ये आज हम पढ़ेंगे फिर करेंगे, ये आज हम पढ़ेंगे बेटा फिर करेंगे, ठीक है? ओके, तब तक आप AIPMT 2008 का एक क्वेश्चन बताओ। कोलराउश नियम बताता है, कोई बात नहीं, कोलराउश नियम बताता है, बताओ जल्दी जल्दी करते थोड़ा सा फटाफट से। कोलराउश का नियम क्या बताता है? कोलराउश का नियम क्या बताता है? अनंत तनुता पर प्रत्येक आयन विद्युत अपघट्य की चालकता के लिए एक निश्चित योगदान देता है। विद्युत अपघट्य के दूसरे आयन की प्रवृत्ति कुछ भी हो, पहला ऑप्शन। या अनंत तनुता पर प्रत्येक आयन विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता के लिए निश्चित योगदान देता है, विद्युत अपघट्य के दूसरे आयन की प्रकृति कुछ भी हो। परिमित अनंत तनुता तो नहीं, अपरिमित तनुता पर प्रत्येक आयन विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता के एक निश्चित योगदान देता है, जो कि दूसरे विद्युत अपघट्य की अन्य आयन की प्रकृति पर निर्भर करता है क्या? नहीं करता। हाँ या ना? तो इसका तो जरा देखो ध्यान से। हाँ जी बेटा, जरा देखो ध्यान से, यहां पर डी नहीं होगा, क्योंकि एक आयन की तुल्यांकी चालकता पर दूसरे आयन की तुल्यांकी चालकता डिपेंड नहीं करती। तुल्यांकी चालकता, यहां सिर्फ चालकता लिखा हुआ है, तुल्यांकी चालकता होना, ठीक है? तो इसका सही आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजक Al2SO4 की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता को सही बताता है? जल्दी बताओ। Al2SO4 की तुल्यांकी चालकता को सही बताएगा। तुल्यांकी चालकता बेटा, तुल्यांकी चालकता बतानी है। तुल्यांकी चालकता में कोई आयन नहीं आते हैं, सिर्फ धनायन एल्यूमिनियम और सल्फेट ऋण आयन, धनायन के कारण प्लस ऋणायन के कारण। ऑप्शन नंबर 1। हाँ या ना? अगर मोलर चालकता पूछता तो फिर ऑप्शन नंबर 4 होता। मोलर चालकता पूछता तो ऑप्शन नंबर 4 होता, ठीक है? तुल्यांकी चालकता पूछ रहा है ना। अगला क्वेश्चन AIPMT 2012 में आया हुआ प्रश्न, जल्दी से बताओ। AIPMT 2012 में आया हुआ प्रश्न, NH4OH के लिए सीमांत मोलर चालकता अर्थात लेमड़ा m एट इंफिनिटी। बेटा इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है बुक्स में, लेमड़ा m 0 का मतलब भी अनंत, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लेमड़ा m एट 0 इंफिनिटी। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर NH4OH के लिए सीमांत मोलर चालकता कैसे निकालें? बताओ। देखो NH4OH बच जाए, ऐसे करना है। NH4OH बनना चाहिए। देखो यहां तो लेमड़ा m,
यहां लेमड़ा m NH4OH दे रखा है, NH4Cl NH4HCl, तो Cl से Cl कट जाएगा, ये क्या होएगा, इसका तो कुछ काम ही नहीं आएगा, ये तो गलत है, हमें NH4OH बनाना है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी इसमें कुछ जोड़ रहा है, ठीक है, ये गलत है। NH4Cl NaOH और NaCl, जरा देखो ध्यान से, आपको इस तरीके से कॉम्बिनेशन बिठाना है कि NH4 प्लस और OH माइनस बच जाए, बाकी सब कट जाए। हाँ जी, जरा देखो ध्यान से, यहां पर NH4 प्लस बनेगा, Cl माइनस बनेगा, यहां Na प्लस बनेगा, OH माइनस बनेगा, तो हमें क्या बनाना है, NaOH, तो NH4OH, तो NH4 प्लस OH माइनस ये बच जाए, तो NH4 प्लस OH माइनस, Cl माइनस यहां, Na प्लस यहां, ये माइनस हो रहा है, कट जाएगा, तो बेटा क्या B बन जाएगा, B बन जाएगा। बी कॉम्बिनेशन ऐसा बैठ रहा है कि जिसमें हमें जो लवण बनाना था वो बच रहा है, बाकी सब कट रहा है। ओके, अब यहां पे जरा देखोगे तो OH को लेस कर रहे हो, OH को तो बचाना है, ठीक है, यहां अमोनियम आयन को लेस कर रहे हो, वो तो बचाना है, ठीक है, तो ये कट गया, ये कट गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। AIPMT 2012 में एक और क्वेश्चन आया, ये तो अब आप डायरेक्ट कर लेंगे। अनंत तनुता पर NaCl HCl CH3COONA की मोलर चालकताएं दे रखी है, CH3COH की मोलर चालकता ज्ञात करें, CH3COO माइनस H प्लस, तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, 3 + 2 - 1, ये तो सिंपल है, जरा देखो ध्यान से, आपको इसमें क्या करना होगा बेटा, NaCl के लिए आपको क्या दे रखा है, लेमड़ा m दे रखा है, कितना दे रखा है, 126.4, फिर HCl के लिए दे रखा है आपको लेमड़ा m एट इंफिनिटी 425.9, और आपको क्या दे रखा है, CH3COONA के लिए दे रखा है लेमड़ा m एट इंफिनिटी, कितना दे रखा है, 91.0, मात्रक सबके सेम है। आपको CH3COOH के लिए ज्ञात करना है लेमड़ा m, तो ये समीकरण नंबर 1, इसको 2, इसको 3 दे दें, तो जो आयन बचाना है उनको साथ में रख लो, जो हटाना है उसको माइनस कर दो। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, ठीक है, पहले नीट को AIPMT के नाम से जाना जाता था बेटा। तो अब जरा देखो ध्यान से, एसीटेट आयन, ये एसीटेट आयन इसमें रहा, H आयन इसमें रहा, तो इन दोनों से मतलब है, इस Cl से इस Na से मेरे को मतलब नहीं है, इन दोनों को हटाना है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो बेटा यहां पर समीकरण इक्वेशन 3 + 2 - 1 करना पड़ेगा, हाँ या ना, क्लियर हो गया, 2 + 3 - 1 कर दो, 2 और 3 को जोड़ दो, 1 में 1 को घटा दो, ठीक है, कर लोगे, 2 और 3 को जोड़ लो, 1 425.9 बराबर में 91, इनको सॉरी प्लस 91, तो 9 6 1 516.9, इसमें से माइनस कर दो 126, 516.9 में से 126.4 लेस कर दो, ठीक है, यहाँ 5 बच जाएगा, यहाँ 0 बच गया, हासिल लगा 9, फिर यहाँ पे 4 3 बच गया, 390.5 390.5। सर कल वाले क्वेश्चन का आंसर बता दो, यार कल वाले क्वेश्चन के बताए तो है मैंने भी आंसर सबके, बेटा कल वाले क्वेश्चन आप लेट आए बेटा, सब बताए मैंने, ओके, ये हो गया आपके पास 390.5। ओके, अगला क्वेश्चन, नीट यूजी 2019 में आया हुआ प्रश्न, देखो चालकता वाले पार्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। निम्न दिए हुए सीमांत मोलर चालकताओं की सहायता से CH3COH की मोलर चालकता ज्ञात करो। ओए होए, लेमड़ा m H2SO4 के लिए दे रखा है x, लेमड़ा m K2SO4 के लिए दे रखा है y,
लेमड़ा एम CH3COO के लिए दे रखा है Z, तो क्या रिश्ता है, ये करोगे। अंडर ग्रेजुएट, यूजी का मतलब अंडर ग्रेजुएट। बेटा ऐसा क्वेश्चन कल आपके एक होमवर्क में भी था, ऐसा क्वेश्चन कल आपके होमवर्क में भी था। पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, सर्जन बनने के लिए। ऐसा क्वेश्चन आपके होमवर्क में भी था। अब जरा देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। चिल्ड्रन वाले क्वेश्चन है ये तो। जरा देखो, ऐसा क्वेश्चन आपके होमवर्क में भी था, तो आप जरा देखो ध्यान से यहां पर इस क्वेश्चन को समझना। सबसे पहले तो आप इसकी मोलर चालकता कैसे लिखोगे, इसकी मोलर चालकता कैसे लिखोगे। इसमें 2 H+ आयन है, तो 2 गुणा लेमड़ा m अनंत अनुता पर H+ आयन के कारण प्लस लेमड़ा m इंफिनिटी सल्फेट आयन के कारण, इनका योग किसके बराबर है, x के बराबर है। समीकरण नंबर 1 ऐसे लिखोगे क्या, ये ऐसे लिखोगे। अरे बेटा जो मैं लिख रहा हूं वो तो दिख रहा है ना, जो लिख रहा है यहां H2SO4 लिखा हुआ है, ये है H2SO4। H2SO4 के लिए क्या मोलर चालकता, K2SO4 ये लिखा हुआ है K2SO4। K2SO4 के लिए क्या लिखेंगे, ट्वाइस इंटू लेमड़ा m इंफिनिटी, या ऐसे 0 लगा दो, K प्लस, क्योंकि जब टूटेगा तो 2 K+ आयन बनेंगे, ठीक है। और यहां पर लेमड़ा m अनंत सल्फेट आयन, इसके कारण यहां पे कितना दे रखा है, y दे रखा है। अब जरा देखो ध्यान से, लास्ट वाले में क्या दे रखा है बेटा, एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट CH3COK, तो बेटा K+ और ये एसीटेट आयन अलग हो जाएगा। तो यहां पे धनायन क्या है, पोटेशियम है, तो लेमड़ा m एट इंफिनिटी, ठीक है, ये किसके कारण हो जाएगी, पोटेशियम आयन के कारण, प्लस लेमड़ा m इंफिनिटी किसके कारण, एसीटेट आयन के कारण, एसीटेट आयन के कारण, ये क्या दे रखी है आपको, Z। समीकरण नंबर 3। अब आपको क्या बनाना है, अब ये 3 समीकरण आ गई बेटा। पहले यह समीकरण, यह समीकरण, यह समीकरण समझ में आ गई। कैसे पता चलेगा किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है, बेटा वो तो इसको देखना। एसिटिक अम्ल, एसिटेट आयन, एसिटिक अम्ल में क्या है, एक तो एसिटेट आयन है और एक H+ है। जहां H+ दिख जाए, जहां एसिटेट आयन दिख जाए, उनको जोड़ लो, बाकी को हटा लो। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, यहां पे मेरे पास स्पेस कम पड़ गया है, तो मैं एक पेज बढ़ा लेता हूं, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। हाँ ओके, फिजिकल में चिंता मत करो, क्वेश्चन करेंगे अपन बढ़िया से। अब जरा देखो ध्यान से, मेरे पास वो वाली समीकरण बनानी है ना मेरे को। अब एसिटेट आयन ये रहा, देखो ध्यान से, अंधा बच्चा चीख रहा है। एसिटेट आयन ये रहा और H+ आयन ये रहा। ऑप्शन सही है बेटा, ऑप्शन सही है। ऑप्शन सर ये रस समीकरण में गुणांक कैसे लिख रहे हो, अरे पागल, जब H2SO4 टूटेगा तो 2 H+ देगा ना, K2 2 पोटेशियम मिलेंगे ना, तो यहां पर 2 से गुणा किया। अब जरा देखो ध्यान से, मेरे को ये चाहिए और ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए और ये चाहिए, हाँ या ना। अब जरा एक खास बात और देखो, एक खास बात और देखो कि यार एसिटिक अम्ल टूटेगा तो क्या देगा, सिंपल एक एसिटेट आयन देगा और सिंपल एक H+ आयन देगा, तो ये ऋणायन हो गया, ये एक धनायन हो गया। तो एसिटिक अम्ल की तुल्यांकी चालकताओं में एक H+ आयन की तुल्यांकी चालकता, सॉरी मोलर चालकता, और इसकी मोलर चालकता का इस्तेमाल होगा। यहां पर 2 आ रहे हैं, यहां पे 2 आ रहे हैं। क्वेश्चन को शॉर्ट में बताइए ना, देख आंसर बताओ इसका शॉर्ट में। देखो आपको क्या करना है, ये बनाना है, इसके कारण ज्ञात करनी है। तो देखो एक सिंपल सी बात, अगर आप लेमड़ा m ज्ञात करना चाहते हैं अनंत अनुता पर एसिटिक अम्ल के कारण, तो देखो ध्यान से,
क्या सबसे पहला काम आप समीकरण नंबर 3 को जोड़ना चाहेंगे? समीकरण 3 को तो जोड़ेंगे ना कि यार इसमें एसीटेट आयन दिखाई दे रहा है, एसीटेट चाहिए, तो इक्वेशन नंबर 3 तो ध्यान में रखोगे। पहली बात तो ये समझ में आई क्योंकि समीकरण 3 में एसीटेट आयन है। अब जरा देखो ध्यान से, समीकरण नंबर 1 में H+ आयन है, लेकिन वो 2 H+ आयन है। यहां पर बेटा 2 लिखा हुआ है 2, और जबकि एसिटिक अम्ल में तो सिर्फ एक H+ आयन मिल रहा है, तो वहां 2 से तो गुणा करने पर यहां मोलर चालकता 2 से तो गुणा होगी नहीं। अरे अगर मैं इसके लिए लिखूंगा तो क्या मैं ये लिखूंगा क्या लेमड़ा अनंत एसिटिक अम्ल के लिए क्या लिखूंगा बेटा? मैं यहां पर मोलर चालकता लिखूंगा, तो मोलर चालकता सिंपल ये लिखूंगा ना, लेमड़ा m एट इंफिनिटी H+ आयन के कारण प्लस लेमड़ा m एट इंफिनिटी एसिटेट आयन के कारण। यस और नो? आप मेरी बात ये समझ पा रहे हैं कि यार यहां पर सिंपल एक धनायन है एक ऋणायन है, यहां जबकि 2 से गुणा हो रहा है, तो क्या मेरे को इस समीकरण 1 में 2 का भाग लगा देना चाहिए? क्या मैं यहां पर समीकरण 3 में समीकरण 1 तो जोड़ूं, लेकिन इसमें 2 का भाग लगा दूं, जिससे क्या होगा यहां पर 2 H+ आयनों में 2 का भाग लगाएंगे तो 1 बच जाएगा, और ये हो गया आधा, और यहां x की जगह हो जाएगा x/2। पूरी समीकरण में 2 का भाग लगा दिया तो यहां से 2 हट जाएगा, इसके बटे में 2 आ जाएगा, इसके बटे में 2 आ जाएगा, हाँ या ना? तो समीकरण 1 में 2 का भाग लगा दिया, ताकि यहां पर एसिटेट आयन मिल चुका है मेरे को, और यहां पर एक H+ आयन के कारण मोलर चालकता मिल चुकी। अब ये आधी हो चुकी है, अब यहां भी सल्फेट आयन है, यहां भी सल्फेट आयन है, यहां आधे यहां पूरे, अब इसको भी आधा कर दो ना, 2 का भाग लगा दो इसमें, माइनस इक्वेशन नंबर 2 में भी आप 2 का भाग लगा दें, काम हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है एकदम। गहरी सांस लो, यहां पे देखो सिंपल सा करता हूं, यहां 2x लिखा हुआ है, यहां पे थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं, मेरे को यहां पे 2a लिखा हुआ है, 2a ये मान लेते हैं कुछ b लिखा हुआ है, 2a प्लस b बराबर x दे रखा है, यहां पर 2c प्लस यहां पर जैसा वहां है वही यहां पर, यहां b बराबर यहां दे रखा है y, ओके, और यहां पर यही लिखा हुआ है c प्लस, और यहां पे ये कोई नया आयन दे रखा है एसिटेट आयन d, इसका बराबर दे रखा है z। अब मैं चाहता हूं कि मेरे को d प्लस a का मान निकालना है। d प्लस a का मान क्या आएगा? सुनना मेरी बात सुनना, मैं चाहता हूं d प्लस a बराबर क्या आएगा, मैं ये चाहता हूं बेटा। तो जरा देख ध्यान से, d यहां पर है, यहां पर a नहीं है 2a नहीं है 2a है, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 3 है। तो समीकरण 3 को डायरेक्ट जोड़ दे क्या? देख समीकरण 3 को अब मैं वैसे लिखता हूं, समीकरण नंबर 3 में क्या है? c प्लस डी है, तो c प्लस डी मैंने लिख दिया। फिर मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 को 2 से भाग लगा देता हूं, क्योंकि मेरे को 2a नहीं चाहिए, a चाहिए। समीकरण 3 में मैंने क्या किया, समीकरण 3 में 1 को जोड़ा लेकिन 2 का भाग लगा करके। अब 2 का मैं यहां पे लिख देता हूं डायरेक्ट, मैंने 2 का भाग लगाया इसमें। जैसे ही मैं 2a में 2 का भाग लगाऊंगा तो बेटा क्या वो सिर्फ a रह जाएगा, और b में जब भाग लगाऊंगा तो क्या वो b/2 रह जाएगा। और इसमें से माइनस क्या करना है, समीकरण नंबर 2 को, समीकरण नंबर 2 को 2 का भाग लगाओ, इसमें भाग लगाओ तो सिर्फ c रह गया, माइनस करो c रह गया, b में भाग लगा दिया तो b/2 रह गया। तो ये तो एक साइड हो गई। दूसरी साइड क्या है, z हमने जोड़ दिया था, x में 2 का भाग लगा दिया था, फिर y में 2 का भाग लगाया था, लेकिन इसको तो माइनस किया था। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर जो बच रहा है उनको जोड़ दो। जरा देखो ध्यान से, एक c से एक c कट गया,
ठीक है, यहां पे डी बच गया, प्लस ए बच गया, प्लस ये b/2 बच गया, और ये माइनस बाहर है, अंदर गुणा होगा तो माइनस का b/2 बच जाएगा, तो प्लस का से माइनस का छम छम, तो z प्लस x/2 माइनस y/2 बच गया कि नहीं बच गया। तो d प्लस ए बराबर ये आ गया ना बेटा। थोड़ी सी गणित है, गणित है, गणित 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 गणित, और कुछ नहीं है, थोड़ी सी गणित है और कुछ नहीं है। मैं यह बोल रहा हूं बालकों कि आपको यहां एसीटेट आयन दे रखा था, अरे ये एसीटेट आयन दे रखा था, यहां 2 H+ आयन दे रखे थे, मेरे को तो एक ही चाहिए, क्योंकि एसिटिक अम्ल एक एसीटेट आयन देता है और एक ही H+ आयन देता है, तो एसिटिक अम्ल के कारण मोलर चालकता एक H+ आयन और एक एसीटेट आयन के कारण योग के बराबर आएगी। तो मैं चाहता हूं कि मैं एक एसीटेट आयन प्राप्त कर लूं, जो कि समीकरण नंबर 3 में है, जो कि समीकरण नंबर 3 में है, और मैं चाहता हूं कि मैं एक H+ आयन प्राप्त कर लूं, जोड़ दूं दोनों को। अब समीकरण नंबर 3 में एसीटेट आयन मिल गया, H+ आयन है समीकरण नंबर 1 में, लेकिन 2 से गुणा हो रहा है, मेरे को तो एक चाहिए, इसलिए 2 का भाग लगा देते हैं, तो इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, तो दाईं तरफ भाग लगेगा तो बाईं तरफ भी लगेगा। ओके, अब परंतु ये K+ एक्स्ट्रा आ गया, यहां एक K+ है जुड़ने में, यहां 2 K+ थे, इसमें भी 2 का भाग लगा देते हैं ना, ताकि ये एक जुड़ा तो एक कट जाए। ठीक, ओके, तो यहां पर थोड़ा सा आपको खेलना है, काम हो जाएगा। तो जरा देखो ध्यान से, ये सारी बातें जो मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताई है, उन सब का मतलब यही है कि आपको दिमाग में जोड़ना आना चाहिए कि किसको जोड़ना है, किसको घटाना है। कॉम्बिनेशन बिठाओ बेटा, कॉम्बिनेशन बिठाओ ताकि यही बच जाए। हाँ जी, ओके, कितना सरल था लेकिन कितना बोरिंग कर दिया बेटा। बताना तो पड़ेगा ना यार सबको यार, अब जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको ऐसे तो करूंगा। अब जरा देखो ध्यान से, समीकरण 3 में क्या था, इधर समीकरण 3 में z था, फिर उधर बाईं तरफ समीकरण 1 में क्या था, x में 2 का भाग लगाया, फिर यहाँ पे y में 2 का भाग लगा दे, सिंपल सा आ गया, z बटे में इन दोनों का एलसीएम कितना है, 2x - y/2, ये आ गया इसका लेम्बडा m एट इंफिनिटी एसिटिक अम्ल के कारण। अब तो आ गया भैया, तो यहां पे आंसर हो जाएगा इसका डी। ऐसे ही उस वाले क्वेश्चन को करना, ऐसे ही उस वाले क्वेश्चन को करना। सर अगर 2 की जगह कोई और हो तो उस हिसाब से कॉम्बिनेशन बिठाएंगे बेटा, हम कॉम्बिनेशन उस हिसाब से बिठाएंगे। अगर वहां पे 3 होता, मैं 3 का भाग लगाता ताकि कट करके एक ही आयन मिल जाता। भाई अगर यहां 3 होता तो मैं 3 का भाग लगाता ताकि 3 से 3 कट जाए, एक आयन मिल जाए, है ना। कॉम्बिनेशन ऐसे बिठाए जाएंगे कि आपको आराम से हो जाएगा। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अरे इतना लंबा प्रोसेस आपको समझाने में लग रहा है बेटा, है नहीं वरना वास्तव में। देखो सबसे पहले तो इनको 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 ऐसे तोड़ लो। अब आपसे किससे पूछ रहा है, इसके लिए पूछ रहा है। इसको हम देखें तो यार यहां पर एक एसीटेट और एक H+ आयन मिल रहा है, तो बस उस पर ध्यान रखो ना कि यार एक एसीटेट आयन ये रहा, यहां 2 है, इसको 1 करना है बस, तो 2 का भाग लगा दिया मैंने। 3 होते तो 3 का भाग लगाता, 4 होता 4 के भाग लगाता। बस इसको और इस समीकरण को जोड़ना है, समीकरण 3 और समीकरण 1 को जोड़ना है। 1 को जोड़ना तो है परंतु मेरे को एक ही H+ चाहिए, तो 2 है तो 2 का भाग लगाता ताकि 1 बन जाए। 3 होते तो 3 का भाग लगाता फिर जोड़ता, और ये वाली समीकरण एक्स्ट्रा आई तो और ये समीकरण ऐसी दी जाएगी बेटा जिनको आप आराम से हल कर सको। इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, मत बनाओ इनको कॉम्प्लेक्स इतना। अब आगे देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो जरा देखो ध्यान से देवियों और सज्जनों, हमने अभी तक ये पढ़ लिया कि यार कोलराउश का नियम किस तरीके से मदद करता है अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता की ज्ञात करने में और मोलर चालकता की गणना करने में। लेकिन इसके कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन भी है।
इसके कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन भी है। तो अब आप हेडिंग डाल ले बेटा, कोलराउश के नियम के अनुप्रयोग, कोलराउश के नियम के अनुप्रयोग, कोलराउश के नियम के अनुप्रयोग, नियम के अनुप्रयोग। इसके 4 अनुप्रयोग है। पहला अनुप्रयोग हम सबको पता है, क्या है? दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता की गणना कर सकते हैं हम इसकी सहायता से। हाँ, उसकी डिबाई हकल-ओनसेगर समीकरण से नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। दुर्बल वैद्युत अपघट्यों, लिखते रहे बेटा, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की तुल्यांकी एवं मोलर चालकता की गणना, मोलर चालकता की गणना हम कर सकते हैं। ये हमने कर लिया। दूसरा काम, दुर्बल विद्युत, देखो प्रबल विद्युत अपघट्य तो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, उनका आयनन तो 100% होता है, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनित नहीं होते थे, ठीक है। तो उनके लिए यहां पर आप वियोजन की मात्रा अर्थात आयनन की मात्रा उनकी ज्ञात कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है बेटा, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए वियोजन की मात्रा एल्फा की गणना हम इसके सहायता से कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, दुर्बल विद्युत अपघट्य का वियोजन स्थिरांक हम ज्ञात कर सकते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य का वियोजन स्थिरांक, डिसोसिएशन कांस्टेंट, वियोजन स्थिरांक Ka की गणना हम कर सकते हैं। अभी हम आगे करेंगे सारी बातें, ओके। एक फोर्थ, दुर्बल विद्युत अपघट्य की विलेयता और विलेयता गुणनफल में संबंध बता सकते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है, दुर्बल विद्युत अपघट्य की विलेयता S, विलेयता मतलब सोल्यूबिलिटी। हम सोल्यूबिलिटी 2 जगह ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक तो विलियन वाले चैप्टर में, फिर एक केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, और एक साम्य स्थिरांक वाले चैप्टर में पढ़ा जाता है, जो कि वहीं से उठाया है। दुर्बल विद्युत अपघट्य की विलेयता कि दुर्बल विद्युत अपघट्य कितना घुला हुआ है, ठीक है। तो उसकी विलेयता को बेटा S से दिखाते हैं। एवं विलेयता गुणनफल KSP की गणना हम इसकी सहायता से कर सकते हैं। 4 पॉइंट है जो कि कोलराउश के नियम की सहायता से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, चारों पॉइंट, और चारों पॉइंट पर न्यूमेरिकल बनते हैं और आए हुए हैं। ये 4 पॉइंट है, इन चारों पॉइंट्स पर न्यूमेरिकल बनते हैं बेटा, और जो कि आपके नीट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता, ये हमने पढ़ लिया। अब दुर्बल विद्युत अपघट्यों की वियोजन की मात्रा कैसे ज्ञात करते हैं वो हम पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट, उनके लिए के का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, विलेयता कैसे ज्ञात की जाती है, विलेयता एक तरह की सांद्रता होती है, ठीक है, और विलेयता गुणनफल KSP कैसे ज्ञात किया जाता है, पूछा जाता है। बढ़िया से इंपोर्टेंट है ये तीनों पॉइंट। ये पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया। तो अब जरा देखो ध्यान से, कोलराउश नियम के अनुप्रयोग में हेडिंग डाल लो बेटा, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए वियोजन की मात्रा एल्फा ज्ञात करना। एल्फा बहुत सिंपल है, एल्फा ज्ञात करना बहुत सिंपल है। क्या होता है, दी गई सांद्रता पर जो कंसंट्रेशन दे रखी है उस सांद्रता पर मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता बटे अनंत तनुता पर मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता। देखो ये रहा फॉर्मूला।
कोलराउश के नियम के अनुप्रयोग, हेडिंग डाल लो, वियोजन की मात्रा की गणना अर्थात एल्फा की गणना, एल्फा की गणना। इसका सिंपल सा सूत्र है बेटा, सिंपल सा, एल्फा बराबर होता है लेमड़ा EQ बटे लेमड़ा EQ एट इंफिनिटी, दी गई सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता बटे अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता, इनका अनुपात एल्फा कहलाता है। या दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता बटे दी गई सांद्रता पर यहां पर अनंत अनुता पर मोलर चालकता। समझ में आ गया? दी गई सांद्रता बटे अनंत अनुता पर। तो वियोजन की मात्रा एल्फा आप आराम से निकाल सकते हो, वियोजन की मात्रा आप एल्फा आराम से निकाल सकते हो यदि आपको दो चीजें पता हो कि जो सांद्रता आपको दे रखी, जैसे एक क्वेश्चन में दे दिया कि यार 0.2 मोलर विलियन है, इसके लिए कप्पा वगैरह इतना है, तो आपने सोल्व कर करके लेमड़ा एम का मान निकाल लिया, एवं इसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता उन्होंने दे रखी, तो बताओ इसके वियोजन की मात्रा क्या होगी। समझ पा रहे हो कि एक स्थिर ताप दे रखा है, आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि स्थिर ताप पर इस कोई विद्युत अपघट्य है, इसके लिए मोलर इसकी सांद्रता इतनी है, सांद्रता का मतलब उसकी मोलरता इतनी है, और उसके लिए विशिष्ट चालकत्व इतना है, बोले तो कप्पा इतना है, वो दे रखा है, तो आपने उसके लिए लेमड़ा एम ज्ञात कर लिया, और अनंत अनुता पे उसका तुल्यांकी मोलर चालकता दे रखी है, तो खट उनका अनुपात लगा के हम निकाल लेंगे। अरे हाँ या ना? जैसे कि एक क्वेश्चन कहाँ गया, आ जाओ। हाँ जी, नीट 2023 में आपके क्वेश्चन पूछा गया था, नीट 2023 में आपके क्वेश्चन पूछा गया था बेटा एक, जो कि इसी पर आधारित है। हाँ जी, हाँ ओके। अब जरा देखो ध्यान से बेटा कि यार 25 डिग्री सेल्सियस पर 0.1 मोलर मतलब सांद्रता दे रखी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर किसी को न पता हो तो मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड तुम्हारे लिए लिख सकता हूं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन की मोलर चालकता इतनी दे रखी है, ठीक है, ओके। और अनंत तनुता पर इसकी मोलर चालकता मतलब लेम्बडा एम एट इंफिनिटी इतनी दे रखी है। तो उसी सांद्रता और ताप पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के आयनन की मात्रा अर्थात एल्फा क्या होगी? क्या ये कर सकते हैं? हाँ 2013 में ठीक है, वो ना मैं थोड़ा इधर उधर हो गया था। 2013 में, हाँ जी, क्या ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं? चूंकि सबसे पहले तो देखो, अगर आपको किसी को कुछ ना पता हो तो देखो सांद्रता दे रखी है, सांद्रता बोले तो C, सांद्रता कितनी दे रखी है? 0.1 मोलर, ठीक है, ओके। मोलर चालकता दे रखी है, लेम्बडा एम दे रखी है, अनंत अनुता पे नहीं दे रखा, तो ये 9.54 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ये दे रखा है, ओके। अनंत अनुता पे भी दे रखा है, बस तो हो गया काम। चक दे पट्टे नप दे गिल्ली, सुबह नु जलंधर रात नु दिल्ली, एम्स दिल्ली, हाँ या ना? ओके, हमें लिखने तो दीजिए। अरे लिख लो भाई, लिख लो, फॉर्मूला लिख लो बेटा आराम से। तो बेटा साथ के साथ लिखते रहा करो ना यार, लिख लो भाई, लिख लो, फॉर्मूला लिख लो भाई। जिसने नहीं लिखा है, जिसने फॉर्मूला नहीं लिखा है बेटा लिख लो। केएसपी को हाँ इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ते बेटा, साम्य अवस्था में। डन हो गया अब? ओके, हाँ जी। तो जरा देखो ध्यान से, चूंकि हम अच्छा ज्ञात क्या करना है? आयनन की मात्रा। आयनन की मात्रा बोलो या वियोजन की मात्रा बोलो, एल्फा वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां पर प्रतिशतता में दे रखा है, पहले मान ज्ञात कर लो फिर 100 से गुणा कर देना। पहले एल्फा का मान ज्ञात कर लो फिर 100 से गुणा कर देना, प्रतिशतता आ जाएगी। तो चूंकि हम जानते हैं लेम्बडा
अब कप्पा बराबर सॉरी एल्फा बराबर होता है लेमडा एम अपॉन लेमडा एम एट इंफिनिटी। ठीक है, तो यार यहां पर लेमडा एम का मान कितना दे रखा है 9.54 बटे में 238। ओके ठीक है, तो अगर मुझे प्रतिशत एल्फा ज्ञात करना है तो मैं क्या कर दूंगा 9.54 बटे 238 गुणा 100 कर दूंगा, तो प्रतिशतता में मान आ जाएगा और मेरा काम भी आसान हो गया, दशमलव वाला मान हट जाएगा 9 से 54 बटे 238। ओके 200 4 गुना, देखो अगर ये 200 होता और ये 800 होता तो 4% के आसपास 4% के आसपास मान आएगा। ऑप्शन नंबर 4। देखो ये 200 है, 238 है और ये 954, इसके 4 गुने के आसपास आ रहा है, 4 गुने के आसपास आ रहा है। 2 गुना तो हो ही नहीं सकता, 2 गुना तो 500 के आसपास बन जाता, 20 गुना तो बहुत ज्यादा है, 40 गुना बहुत ज्यादा है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे ना तो आंसर अपना बिना कोई कलम वलम उठाए तो आप इतना देखो कि यार ये 200 है, 200 और ये यहाँ पे 900, मतलब 4 गुने के आसपास है। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर 4। तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 4.008%। ठीक है सर, ये दुर्बल है कैसे पता चला, कहाँ है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेटा दुर्बल होता है। ये देख, पहली बात तो हाइड्रोक्साइड है। हाइड्रोक्साइड आयन मतलब क्षार होता है, क्षार धातुओं के हाइड्रोक्साइड ही प्रबल होते हैं, बाकी दुर्बल होते हैं। ये 100% टूटता ही नहीं है, पढ़ेंगे हम आगे पढ़ेंगे, अभी रुक जा। 100 से गुणा क्यों किया? प्रतिशतता निकालने के लिए। 100 से गुणा इसलिए किया प्रतिशतता निकालने के लिए। अगर हमें सिर्फ एल्फा ही पूछता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बेटा आंसर में देखो परसेंटेज 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 निकाल रहा है तो 100 से गुणा किया। अगर परसेंटेज न दे रहा होता तो मैं नहीं करता। 100 से गुणा इसलिए किया क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा था। अब आगे, हाँ अब दूसरा पॉइंट वापस से फटाफट से। हाँ जी, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए वियोजन स्थिरांक की गणना के की गणना। तो जरा देखो ध्यान से, साम्य स्थिरांक वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं, साम्य स्थिरांक वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं। तो लिखो, चूंकि हम जानते हैं, नहीं जानते हो तो भी लिखो, चूंकि हम जानते हैं कि वियोजन स्थिरांक के ए बराबर होता है सी एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है बेटा। ठीक है, जहां सी क्या होती है? सांद्रता, वही मोलरता वाली, एल्फा वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा, और दूसरी बात दुर्बल विद्युत अपघट्य तो बहुत कम आयनित होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य तो बहुत कम आयनित होते हैं, हाँ है ना। तो ये दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए यार जो एल्फा है ना वो एक से बहुत 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 छोटा रहेगा। एल्फा, जैसे कि मान लो आपने 1 मोल लिया, 1 मोल विद्युत अपघट्य लिया, उसको पानी में डाल दिया तो टूटेगा ही नहीं, दुर्बल है तो 0.002 मोल उसके वियोजित होंगे, मतलब बहुत ही कम। 1 की तुलना में 0.001 की क्या औकात। जैसे आपकी जेब में 50,000 रुपए, एक जेब में 50,000 रुपए, एक जेब में 2 रुपए, तो 50,000 के सामने 2 रुपए की क्या औकात, हाँ है ना। लेकिन अगर कहीं नेक देना हो तो 1 रुपया भी बहुत होता है, 101 का 201 का वो अलग मैटर। लेकिन अगर एक जेब में 50,000 रुपए, एक जेब में 1 ही रुपया है तो भैया ये समझ पा रहे हो आप मेरी बात को। तो अगर मैं 50,000 में 1 रुपया जोड़ूंगा तो 50,000 1 होगा। 50,000 1 बोलो या 50,000 बोलो, बात एक ही ना। आपकी जेब में कितने पड़ेंगे? 50,000 पड़े, ठीक है। तो यार तो मैं 1 माइनस एल्फा को क्या एल्फा ही 1 ही लिखूं? 1 माइनस एल्फा को मैं 1 लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं। तो यहां पर के ए बराबर सिंपल सा मेरे आ जाएगा सी एल्फा स्क्वायर।
सी अल्फा स्क्वायर, मतलब K बराबर सी अल्फा स्क्वायर सूत्र लगाओ और यहां पर K का मान ज्ञात करो। K बराबर सी अल्फा स्क्वायर वाला सूत्र लगाओ और K का मान ज्ञात करो। तुरंत देखो ध्यान से ये वाला क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया था होमवर्क में। एन ब्यूटेरिक अम्ल, एन ब्यूटेरिक अम्ल का वियोजन स्थिरांक आपको दे रखा है इतना, अनंत तनुता पर मोलर चालकता लेमड़ा m दे रखा है 8 अनंत इतना, ओके। 0.01 मोलरता दे रखी है। अम्लीय विलयन का विशिष्ट चालक का, तो अरे कप्पा पूछ रहा है तो क्या बेटा ये क्वेश्चन समझ पाए आप? सर प्रबल विद्युत बारे में क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? बेटा देख, प्रबल विद्युत अपघटित तो 100% आयनित हो जाता है ना, तो अल्फा वेल्फा तो उसके लिए 100% रहेगा। दुर्बल विद्युत अपघट्य 100% आयनित नहीं होता। अब भाई लिख लो यार, तुम साथ के साथ क्यों नहीं लिखते हो बेटा? सर सी नॉर्मलता भी होगी क्या दिया गया है? तो बेटा सांद्रता अगर नॉर्मलता में दे रखी तो उसको मोलरता में चेंज करना, एन कारक वारक लगा के, ठीक है, एन कारक का भाग लगा देना तो नॉर्मलता मोलरता में चेंज हो जाएगी। ठीक है, लिखा करो ना साथ के साथ जब मैं लिखवाता हूं यार। ये क्वेश्चन रहा। दिया है क्या दे रखा है? K दे रखा है आपको 1.6 इंटू 10 की घात -5। इसका कोई मात्रक नहीं होता है ना। लेमड़ा m दे रखा है एट इंफिनिटी 380 गुणा 10 की घात -4 सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ओके। मोलरता भी दे रखी है हमको, सांद्रता दे रखी है बेटा मोलरता के पदों में, कोई दिक्कत नहीं है। 0.01 मोलर, ओके। कप्पा हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करें? कैसे ज्ञात करें? अच्छा, होमवर्क में K का मान अलग था, ओके। जरा देखो ध्यान से, अब यहां पर K दे रखा है। सुनो 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 सुनो, पहले अल्फा निकालेंगे। हाँ, जरा देखो K जानते हैं, K बराबर सी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा का मान निकाल लेंगे। और अल्फा बराबर हमें पता है लेमड़ा m अपॉन लेमड़ा m एट इंफिनिटी होता है, तो लेमड़ा m का मान आ जाएगा। लेमड़ा m बराबर क्या होता है? कप्पा गुणा 1000 बटे m, तो कप्पा आ जाएगा। हो गया, ठीक है, ओके। तो जरा देखो ध्यान, सबसे पहले आप क्या कर लो, चूंकि हम जानते हैं K बराबर सी अल्फा स्क्वायर, तो Ka का मान कितना? 1.6 इंटू 10 की घात -5। C का मान कितना है? 0.01 है। अल्फा स्क्वायर, दशमलव हटाया, 2 जीरो नीचे लगाया, इधर भेज दिया, तो यहां पर ये हो जाएगा 16 गुणा 10 की घात -4। इस फॉर्मेट में मैं लिख दे रहा हूं, एक जीरो को 1.6 से गुणा कर दिया, एक जीरो इसमें घटा दिया। ठीक है, ये अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा का मान यहां पर मेरे पास आ गया, ताकि मैं पूर्ण गुणज बना लू ना, वर्गमूल निकालने में आसानी हो। 10 की घात -4, तो अल्फा बराबर 4 गुणा 10 की घात -2 बच जाएगा, तो अल्फा बराबर आ जाएगा 0.04। ओके, हाँ जी, ठीक है, ओके। अच्छा सुनो 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 सुनो, कल, अरे कल तो गुरुवार है बेटा। नौशाद, कल तो गुरुवार है, क्यों पागल बना रहा है? कल तो गुरुवार है। हाँ जी, ओके। तो ये अल्फा आ गया, ये अल्फा आ गया बेटा। सी का, अरे सांद्रता दे तो रखिए, सी मतलब सांद्रता। देख बेटे, देख ध्यान से, यहां पे सी मतलब सांद्रता होता है, जो कि मोलरता। ये अल्फा निकाल लिया,
ओके, हाँ जी, सी ये हो गया। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर अल्फा हमें पता चल गया। अब क्या ज्ञात करना है? हाँ, चूंकि हम वापस से जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं अल्फा बराबर होता है लेमड़ा एम अपॉन लेमड़ा एम एट इंफिनिटी। अरे बेटा इसका यार 4/100 हो जाएगा ना, 4/100 का मतलब 0.04 हो जाएगा ना बेटा बंदना। ठीक है, गणित 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 बेटा टुडे, अगर हम बात करें सर टुमारो ओनली आपकी फिजिकल केमिस्ट्री चलेगी, जो चलेगी परसों होगी तो। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से यहां पर। हाँ जी, अल्फा कितना निकाला हमने? 0.04 लेमड़ा एम एट इंफिनिटी कितना दे रखा है? 380 गुणा 10 की घात -4 दे रखा है। तो लेमड़ा एम कितना आ गया? लेमड़ा एम आ गया भैया 380 गुणा 0.04 गुणा 10 की घात -4, 10 की घात दशमलव के बाद 2 अंक थे, 2 जीरो लगा दिया, ऊपर भेज दिया, 10 की घात -6 हो गया, है ना। तो लेमड़ा एम 0, 32 हासिल 3, 12 और 3 15 गुणा 10 की घात -6। तो लेमड़ा एम कितना आ जाएगा? 152 गुणा 10 की घात -5। ठीक है, ये लेमड़ा एम आ गया, लेमड़ा एम आ गया। ठीक है, ओके, अभी इतना ही रहने देते हैं, लेमड़ा एम। ओके, अरे समझ में आया? लेमड़ा एम आ गया। अब हम क्या करना चाह रहे हैं? हम कप्पा निकालना चाह रहे हैं, चूंकि हम जानते हैं ना लेमड़ा एम बराबर होता है बेटा कप्पा गुणा 1000 बटे में एम। ओके, हाँ या ना? रोंग हो गया है सर। कहां हो गया है रोंग भाई? सही तो है यार, सही तो है बेटा। हाँ, आप चाहो इसको यार दशमलव लगाओ और वहां पे घात बढ़ा दो, क्या दिक्कत है? लेमड़ा एम 1.52 इंटू 10 रेज़िड्यू पावर -7 कर दो, उससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, अरे अल्फा बराबर 0.04 है ना। अब क्वेश्चन कराओ तो भी दिक्कत है तुम्हें। ठीक है, ये आ गया है लेमड़ा एम, और लेमड़ा एम हमने लेमड़ा एम एट इंफिनिटी किस में दे रखा था? हमें लेमड़ा एम एट इंफिनिटी दे रखा था बेटा मीटर स्क्वायर में। हमें ये ऑलरेडी मीटर स्क्वायर में दे रखा था। ठीक है, तो यहां पर ये जो आएगा ये भी सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में आएगा। ठीक है, ओके, अरे नहीं करना है क्या तुम्हें यार? हाँ या ना? ठीक है, ओके, हाँ जी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यहां पे जब हमने, यहां पे जरा देखो ध्यान से, यहां पे वापस से वही गलती हो जाएगी, वही गलती हो जाएगी, क्योंकि ये वाला तो फॉर्मूला किसके लिए लगता था? जब मात्रक हमारे पास किस में आता था? ये वाला फॉर्मूला हमारा तब लगता था जब मात्रक हमारा किस में आता था? जब मात्रक हमारा किस में आता था? सेंटीमीटर के पदों में आता था। लेकिन हमें मीटर के पद में चाहिए, हमें मीटर के पद में चाहिए, हमें मीटर के पद में चाहिए। क्या यहां पर वापस से 10 की घात -6 से गुणा कर दूं बेटा? याद है हमें, क्योंकि हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 10 की घात -6 मीटर क्यूब। मैं नहीं चाहता कोई रिस्क लेना, इसलिए मैंने यहां पे इससे गुणा किया। अब जरा देखो ध्यान से, लेमड़ा एम का मान 1.52 इंटू 10 की घात -7 कर दिया। कप्पा का मान हमें ज्ञात करना है, ये 10 की घात -3 हो जाएगा। एम का मान कितना दे रखा है? कितना था एम का मान? 0.01 सॉरी, क्या गया? 0.01 था, 0.01 था, 0.01 था, 0.01 था। ओके, अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर 0.01 था। ठीक है, दशमलव हटा दो, 1 जीरो यहां, 2 जीरो ऊपर लगा दो। ठीक है, ओके, बाकी थोड़ा काटा पीटी मचा दो। दशमलव हटा दिया, 2 जीरो नीचे लगा दिया। अब बस 0 0 का प्रबंध कर दो।
ठीक है, यहाँ 10 की घात -3 है, यहाँ 10 की घात -7 है, तो -4 बच गया हुआ। ठीक है, और ये बटे में आ जाएगा तो 152 10 की घात -4, नीचे बच गया 2 जीरो और 2 जीरो और ला दो, 10 की घात 4 हो जाएगा बेटा। ये कप्पा का मान आ गया। और अगर हम कप्पा को और देखें तो ये 1 कप्पा बराबर आ जाएगा 152 गुणा 10 की घात -8। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए उस गड़बड़ को बचाने के लिए एक तो तुम्हारे ऑप्शन देखते ना, फिर गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, हाँ जी, हेलो, इधर देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान सुनो। सुनो, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था? हमें दे रखा था यहाँ पर वियोजन स्थिरांक। तो वियोजन स्थिरांक देकर के सबसे पहले हमने कप्पा निकाला। क्या ये समझ में आ गया बेटा? अरे ये वाला समझ में आ गया, ये वाला समझ में आ गया बेटा? अरे यहां तक समझ में आ गया? एक मिनट, एक मिनट, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई ना किसी को? ओके। फिर उसके बाद हमने क्या किया? कप्पा हमने अल्फा सोल्व किया। अल्फा सोल्व कर करके हमने लेमड़ा एम का मान निकाल लिया। यहां पे कैलकुलेशन में कोई दिक्कत? सॉरी बेटा, सॉरी उसके लिए। ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत कैलकुलेशन में? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है, ओके, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। और उसी को हमने यहां पर थोड़ा सा लिख दिया। ये भी सही है, ये भी सही है राहुल सिंह। ओके, हाँ जी। अब जरा देखो ध्यान से, हमने यहां पर सारी चीजें मीटर में दे रखी है, तो हमने बस वहां पर 10 की घात -6 से गुणा किया। पहले यहां पर, ओके, सही तो है बालक। अच्छा, ये यहां पे -2 कैसे लिख दिया मैंने? ये यहां पे गड़बड़ लिख दिया, यहां पे ये प्लस का ही 2 आएगा। हाँ जी, जरा देखो ध्यान से, अभी कोई गलत? बस यहां पे ये -2 था, +2 कर लेना उसको बस। ठीक है, हेलो, हेलो। अरे यार मान रहा हूं ना, टाइम लग जाता है लेकिन करना तो पड़ेगा ना। हेलो, अभी सही है। 10 की घात देखो -3 थी, यहाँ -5 थी, -2 बच गए। ठीक है, दशमलव हटा के 2 जीरो यहां लगा दिया, उनको बटे में भेज दिया, तो ऊपर भेज के 10 की घात -4 हो गया ना। 10 की घात 5 की जगह -7। अरे यहाँ पे 152 ही रहने दिया बेटा, उसको 152 ही रहने दिया।
152 ही रहने दिया। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो अपन एक बार इसको वापस से देख लेंगे। अरे यार 0.01 है ना, दशमलव के बाद 2 अंक के तो 2 0 लगा दिया ना, 100 लिख दिया ऊपर। हेलो हेलो, 10 की घात -6 कहां छोड़ दिया? अरे यार ये 1000 और ये 10 की घात -6, 10 की घात 3, 10 की घात -6, 10 की घात -3 हो तो गया। नहीं छोड़ा बेटा, शिवम रायचंद नहीं छोड़ा है। ये 10 की घात -3 ही तो बचेगा इन दोनों में से। ठीक है। अरे यार ये 10 की, ये 1000 है और ये 10 की घात -6, तो इनको कंप्लीट करके ऐसे लिखवा दिया ना। अब जरा देखो ध्यान से, इसी तरीके से एक क्वेश्चन, इसी तरीके से एक क्वेश्चन, इसी तरीके से एक लास्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। यहां पे क्या दे रखा है? एक दुर्बल मोनोबेसिक एसिड जिसकी मोलरता दे रखी है इन्होंने 1/32 मोलर। ठीक है, इस विलयन की तुल्यांकी चालकता दे रखी है आपको इतनी। अच्छा, तुल्यांकी चालकता दे रखी है सिर्फ इतनी, और अनंत तनुता पर इतनी दे रखी है। तो इसका वियोजन स्थिरांक ज्ञात कर सकते हो, आराम से ज्ञात किया जा सकता है। अनंत तनुता पर लैम्ब्डा EQ दे रखा है, मोलरता दे रखी है, लैम्ब्डा EQ दे रखा है, इसी सांद्रता पर अनंत तनुता पे दे रखा है। तो आपको वियोजन स्थिरांक Ka ज्ञात करना है, तो कर लेना बेटा। पहले अल्फा का मान निकाल लो, फिर Ka वाले सूत्र में रखो, और यहां पर फिर Ka का मान ज्ञात कर लेना। ये होमवर्क है। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर फोर्थ टॉपिक, किसी अल्प विलेय लवण की विलेयता और KSP में क्या रिलेशन है और किस तरीके से यहां पर ज्ञात कर सकते हैं। देखो, अल्प विलेय का मतलब जो बहुत कम घुलता हो, जैसे कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य बहुत कम घुलते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य बहुत कम घुलते हैं। किसी अल्प विलेय का मतलब बहुत कम घुलने वाला, बहुत कम विलेयता वाला। हेडिंग डाल लो बेटा। किसी अल्प विलेय लवण की विलेयता और KSP किस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं, और KSP किस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं, KSP किस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब जरा देखो ध्यान से, अगर जिसने थोड़ा सा साम्य स्थिरांक वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है तो उसको तो समझ में आ जाएगा, और अगर जिसने नहीं पढ़ा हुआ है तो भी मैं यहां पे समझा दूंगा, उसको क्लियर हो जाएगा कि यार किस तरीके से विलेयता के पदों में सांद्रताएं लिखी जाती है, KSP की गणना कैसे की जाती है। तो जरा देखो ध्यान से, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए जो मोलरता है बेटा, जो मोलरता है M, वही उनकी यहां पर विलेयता के बराबर होती है। विलेयता S के बराबर होती अनंत तनुता पर। ठीक है, जहां पर हम मोलरता लेते हैं ना, वहां पर हम विलेयता इस्तेमाल कर लेंगे शब्द। जैसे सांद्रता हम लिखते हैं, सांद्रता की जगह हम S इस्तेमाल कर लेंगे और कुछ नहीं। तो यहां पर हमारे पास लैम्ब्डा M बराबर क्या आता है, कप्पा गुणा 1000 बटे जहां M आता था वहां विलेयता आ जाएगा इस बार। और या फिर अगर हम बात करें लैम्ब्डा M अनंत तनुता पे ज्ञात करें तो बस यहां पे कुछ नहीं, यहां पे भी तब भी ये इसी तरीके से फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। अनंत तनुता पर विलेयता दे रखी हो तब भी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, तो आप दोनों फॉर्मूले इस्तेमाल कर सकते हो, नॉर्मल सांद्रता पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, अनंत तनुता पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, और यहां पर सांद्रता की जगह विलेयता रख सकते हो, सांद्रता की जगह विलेयता रख करके सोल्व कर सकते हो। अब जैसे कि इसमें भी एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपको करवाना चाहता हूं, और एक बार आपने ये विलेयता निकाल ली,
तो इसकी हेल्प से आप ध्यान रखना एक बात और, विलेयता मोलरता ही होती है, नॉर्मलता नहीं होती है। अगर नॉर्मलता दे रखी है तो पहले उससे मोलरता निकालनी पड़ेगी और मोलरता ही आपकी विलेयता कहलाती है। तो फिर जो मोलरता आएगी उसको इस फॉर्मूले में पुट करोगे, आपके पास नॉर्मलता दे रखी है, नॉर्मलता को मोलरता में कन्वर्ट करोगे, मोलरता ही आपकी विलेयता होती है, वो यहां पे रख करके फिर आप इसका मान ज्ञात कर सकते हो। जैसे कि जरा देखो ध्यान से एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको जरा हम समझते हैं बढ़िया से। Ag3PO4 के संतृप्त विलयन की चालकता, इस संतृप्त विलयन की चालकता आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है? 9 गुणा 10 की घात -6 सीमेन मीटर इनवर्स दे रखी है। ये क्या दे रखी है आपको? कप्पा दे रखा है इसका, ठीक है। फिर इसकी तुल्यांकी चालकता आपको दे रखी है इतनी, इसकी तुल्यांकी चालकता दे रखी है लैम्बडा EQ, आपको इतनी दे रखी है, ओके। हाँ जी, तो आपको Ag3PO4 का KsP ज्ञात करना है, Ag3PO4 का KsP ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे जरा आप बता सकते हैं इसको? आप इसका KsP कैसे ज्ञात करेंगे बता सकते हैं बेटा? लास्ट है, फिर बाकी अपन अगली क्लास में थोड़े क्वेश्चन कम, प्रैक्टिस ज्यादा, थ्योरी ज्यादा लिखेंगे, ओके। क्वेश्चन कम, प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। हाँ जी, क्लियर हो गया? क्वेश्चन कम, प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। बताएं इस क्वेश्चन को फटाफट से कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। देखो, तुल्यांकी चालकता दे रखी है, कप्पा दे रखा है, नॉर्मलता निकल जाएगी, फिर नॉर्मलता यहां पर Ag3PO4 के लिए, फिर उस हिसाब से उसका n कारक देखेंगे और n कारक देख करके इसको सोल्व करेंगे। हाँ जी, जरा यहां पर आप इसको बताएं बेटा, कैसे हम इस चीज को डील करेंगे, कैसे हम इसको सोल्व करेंगे? कमेंट तो ओपन करें यार। हाँ जी, ओके। जरा देखो ध्यान से, थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं, KsP का फॉर्मूला अभी बताऊंगा, सुनील राव अभी बताऊंगा KsP का फॉर्मूला। हाँ जी, अभी KsP का फॉर्मूला भी बताऊंगा, टेंशन ना ले। हाँ जी, देखो ध्यान से, तुम्हें क्या दे रखा है? चूंकि हम जानते हैं लैम्बडा EQ बराबर होता है कप्पा गुणा 1000 बटे m होता है, ठीक है, ओके। अब यहां n होता है, n होता है। तुल्यांकी चालकता दे रखी है ना बेटा, तो EQ से करेंगे। तुल्यांकी चालकता दे रखी है तो EQ से करेंगे। तुल्यांकी चालकता दे रखी है EQ, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करके फिर हमें आंसर निकालना पड़ेगा, लैम्बडा m, हाँ n आ जाएगा ना यहाँ पे। अब यहां पर आपको क्या करना है? इसका n का मान निकालना है, बस n का मान निकालना है। और यहां पर जो आपको यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर में मान आता है, तो यहां पर मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -6 से गुणा करना पड़ेगा, ताकि आप इसका मान, इसका जो मात्रक है, इसका जो मात्रक है सीमेन मीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ग्राम तुल्यांक इनवर्स में कन्वर्ट कर सके, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स में कन्वर्ट कर सके। हाँ जी, ओके। तो अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर EQ का मतलब 1.50 इंटू 10 की घात -4, कप्पा का मान 9 इंटू 10 की घात -6, ओके। यहां ऊपर क्या बच जाएगा? 10 की घात -3 बच जाएगा। n का मान ये हमें निकालना है, ओके, पक्का। 10 की घात -6 और यहां 10 की घात -3, ये जरा देखो ध्यान से, 1.5 लिख दो इसको, 10 की घात -4, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की घात -9 अपॉन n। तो n का मान हमें निकालना है, n का मान कितना आ गया? 9 इंटू 10 टू द पावर -9, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4, ओके, 10 की घात -5 बच गया,
दशमलव हटा दिया, 1 0 ऊपर लगा दिया, तो देखो 15 छंग 90, तो 6 गुणा 10 की घात -5 हो गया। 6 गुणा 10 की घात -5 हो गया। अरे देखो ध्यान से बेटा, यहां पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां पर अरे आपके सामने खड़ा हुआ हूं। हां जी, यहां पे जरा देखो ध्यान से, यहां पे जरा देखो ध्यान से, आपको EQ दे रखा है, EQ दे रखा है आपको 1.50 इंटू 10 की घात -4, यहां पर आपको कप्पा का मान दे रखा है 9 गुणा 10 की घात -6, और यहां पर 10 की घात -3 से गुणा कर दिया तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। बटे में यहां पर ये n है, बटे में यहां पर ये n है, बटे में यहां पर ये n है। ओके, हाँ जी, तो हमने जब n का मान ज्ञात करा तो इसको बटे में भेज दिया, बटे में भेज दिया। तो जरा देखो ध्यान से, 10 की घात -4 है, 10 की घात -9 है, तो ऊपर 10 की घात -5 बच गया। तो दशमलव हटाया, 1 0 यहां लगा दिया, तो ये 90 हो गया ना, 90, 15 छंग 90 हो गया ना। नौ गुणा 10 की घात -6 ये रहा ना। अरे यार, दस की घात 6 को -3। अरे बेटा जरा देख ध्यान से, यहां पे 3 0 ये रही और ये -6 ये रहा। अरे नहीं आया समझ में? अरे 1-2 कैलकुलेशन अगर बाई चांस हो जाती तो ये वाली कैलकुलेशन तो आसान है। समझ में आया? अरे आ गया भाई, आ गया, अब तो बताओ। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, n निकल गया। अब n क्यों निकाला, उसके पीछे भी लॉजिक है। जरा देखो ध्यान से, हमने नॉर्मलता निकाल ली, नॉर्मलता हमारे पास इतनी आ गई। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर Ag3PO4 का n कारक कितना होगा? 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 3, क्योंकि यहां पर टोटल 3 धनावेश है प्लस का। ठीक है, 3 हो जाएगा। तो हम जानते हैं ना, नानी बराबर मम्मी गुणा x होता है, मम्मी गुणा n कारक होता है। तो यहां पर नॉर्मलता कितनी दे रखी है? 6 इंटू 10⁻⁻5। मोलरता हमें ज्ञात करनी, तो यहां पे नॉर्मलता को हम 3 से डिवाइड कर दें तो यहां आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात -5। 2 गुणा 10 की घात -5। ओके, ये किस में आ गया आपके पास? मोलरता में आ गया। ये किस में आ गया आपके पास? मोलरता में आ गया। और मोलरता ही क्या आपकी विलेयता है? क्या मोलरता ही आपकी विलेयता है? अरे क्या मोलरता ही आपकी विलेयता है? अरे आकाश प्रजापति, उसकी टेंशन मत ले बेटा। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। क्या ये मोलरता ही विलेयता है? अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर ये किस तरीके से टूट रहा है।
Ag3PO4 अगर हम देखें बेटा तो यहां पर दे रहा है 3 Ag प्लस आयन और एक फोस्फेट ऋण आयन, 3 Ag प्लस आयन और एक फोस्फेट ऋण आयन ये दे रहा है बेटा। तो अब हमें यहां पर ये S पता चल गया, यही हमारी विलेयता है। तो अब अगर हमें यहां पे Ksp ज्ञात करना है तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, जब ये वैद्युत अपघट्य टूट रहा है तो यहां पर 3 तो Ag प्लस आयन बना रहा है और एक फोस्फेट ऋण आयन बना रहा है। तो जरा देखो ध्यान से, अगर इसकी विलेयता S है तो यहां पे 3 आयन मिलेंगे तो इसकी विलेयता हो जाएगी बेटा 3S और इसकी विलेयता हो जाएगी S। अभी Ksp का फॉर्मूला आएगा बेटा, अभी आएगा Ksp का फॉर्मूला। Ksp का फॉर्मूला ये होता है कि जो यहाँ पे सांद्रताएं हैं, ये इसकी विलेयता 3S और इसकी विलेयता S। अरे अगर इसके 1 मोल है तो 3 मोल इसके मिल रहे हैं, अगर इसकी विलेयता 1 है, इसकी विलेयता 1 है तो इसकी 3S हो जाएगी और यहाँ पे ये 1 मोल मिल रहा है तो इसकी विलेयता S हो गई। तो Ksp का फॉर्मूला क्या होता है? तो Ksp का सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है बेटा कि यहां पे 3S इसकी पावर में इसका रस समीकरण गुणांक, 3S की पावर में इसका रस समीकरण गुणांक गुणा S की पावर में इस पीछे वाले का रस समीकरण गुणांक, 27S की पावर 4, 27S की पावर 4। Ksp का ये फॉर्मूला होता है साम्य स्थिरांक वाले चैप्टर में, Ksp का ये फॉर्मूला होता है साम्य स्थिरांक वाले चैप्टर में। अरे अभी 2 कहां से आया? 3 से 6 कटाना 2 बार भाई। ओके यार जरा देखो ध्यान से बेटा, आपको भी थोड़ी बहुत तो ये चीजें समझनी पड़ेगी कि यार अगर कुछ कैलकुलेशन में डाइट कर रहा हूं तो उनको भी आपको समझना चाहिए कि ये डाइट कैसे किया होगा सर ने। ओके हाँ जी, हरिओम पाटीदार। अब जरा देखो ध्यान से, जब कोई भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य टूटता है बेटा तो जितने आयन वो देता है उतनी उसकी विलेयता होती है। अगर विलेयता S है तो 3 मोल की विलेयता 3S, 1 मोल की S हो जाएगी। ओके तो यहां पर ये साम्य स्थिरांक वाले चैप्टर में आता है, ठीक है, साम्य स्थिरांक वाले चैप्टर में आता है इसको। हाँ जी, तो जरा देखो ध्यान से, यहां 3S और ये S हो गया। अब जरा देखो ध्यान से, Ksp का फॉर्मूला ये होता है कि जो सांद्रता है उसका रस समीकरण मिति गुणांक ऊपर घात में आ जाएगा, जो सांद्रता है उसका रस समीकरण मिति गुणांक ऊपर घात में आ जाएगा। तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27। यहाँ S की पावर 3, S की पावर 1, S की पावर 4 आ गया Ksp। अब Ksp में S का मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। बाकी इसको अगली क्लास में अपन अच्छे से देख लेंगे, बाकी इसको अगली क्लास में अच्छे से देख लेंगे, ठीक है, बाकी इसको अगली क्लास में अच्छे से देख लेंगे, ठीक है, बाकी इसको अगली क्लास में अच्छे से अपन देख लेंगे। ओके ठीक है बेटा। किरण, जसवंत, शालिनी, टेंशन ना ले बेटा। ओके सारी बातें क्लियर होगी, अच्छे से होगी, बिंदास रहेगी। ओके हाँ जी, तो यार ये वाली बात है। अब यहां पर हम ये वाला इसका विलेयता वाला सूत्र रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अब अगर हम यहां पर Ksp में क्या रख देंगे? Ksp में 27 गुणा 2 गुणा 10 की घात माइनस का कितना था? माइनस का 5 था, इसको रख दो, इसका पावर 4 लगा दो, यहां से इसको सोल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा। ओके Ksp वाला फॉर्मूला बेटा साम्य स्थिरांक में आता है, थोड़ा सा मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, सारी बातें क्लियर करवा दूंगा। ओके थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके हाँ जी, ओके बेटा। टेस्ट में ये चैप्टर इस यार ये इसकी पावर 4 कैसे हो गया? अब बेटा यार अगर ऐसे भी डाउट पूछोगे, भाई यहाँ पे इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 1 है, आधार समान है तो घातें जुड़ती है ना, आधार समान होता है तो घातें जुड़ती है ना। अब 27 कहां से आया? अब यार आपकी फिजिक्स भी तो, आपकी गणित भी तो वीक है बेटा। अब यार अगर आप ये पूछ रहे हो 27 कहां से आया आराधना, तो फिर बेटा आप मेरे को बताओ। अब अगर आप ये पूछेंगे बेटा 27 कैसे आया, अरे 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब 27 होता है ना बेटा।
तालीवाल सर कैसे पढ़ाते होंगे आपको? ओके हाँ जी, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, धन्यवाद। थैंक यू बेटा, थैंक यू। जय हिंद।